जो बच्चा सोच सकता है फ्यूचर वो ही लीड करेगा। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। राइट। देखिए पहले हम समझे कंप्यूटर क्लास 3 से इंट्रोड्यूस किया गया है सीटी एंड एआई। जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए आप कम समय में ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो एआई का यूज करने वाला इंसान जॉब्स ज्यादा जल्दी लेगा और जॉब पे बेटर परफॉर्म करेगा। R1, R2, R3 लैंग्वेजेस, ये नया स्ट्रक्चर क्या बदलने वाला है? R1 मतलब आप अपनी सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल लैंग्वेज में दक्ष हो, आप प्रोफिशिएंट हो। कौशल बोध, ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है? कौशल बोध एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, Right. लेकिन स्किल ही आपको सक्सेस दिलाएगी। इफ यू आर स्किल्ड इन समथिंग Yes. यू कैन बिकम एनीथिंग। अगर आपके पास एक बाल काटने की भी स्किल है, यू कैन बिकम जावेद हबीब। ग्रेड 9 में एडवांस साइंस एंड मैथ्स, क्या ये प्रेशर बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए प्रेशर कब बढ़ता है? जब बच्चा मार्क्स के लिए है। 9th क्लास में इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एडवांस मैथमेटिक्स एंड एडवांस साइंस। Okay. रिजल्ट में स्कोर लिखा हुआ नहीं आएगा। वोकेशनल एजुकेशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? वोकेशनल एजुकेशन मींस, देखिए क्लास 6 से एनईपी और एनसीएफ कहती है कि नाउ यू कैन गो एंड हैव इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जहाँ पे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करते थे। इंडिया अब जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहता है। 2031 तक सीबीएसई अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहाँ हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ से ग्रो करे। आज की शिक्षा बदल रही है, बुक्स से आगे, मार्क्स से आगे, स्किल, थिंकिंग और रियल लाइफ रेडीनेस की तरफ। आज हमारे साथ है एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने स्कूल को ट्रांसफॉर्म करके टॉप इंस्टीट्यूट बनाया है। प्लीज वेलकम डॉक्टर नितिन सिंह तोमर। Thank you, वेलकम सर, तथास्तु, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के नए बदलावों की। क्या ये सिर्फ सिलेबस चेंज या पूरी एजुकेशन सिस्टम को रिवॉल्यूशन करेगा? मैम, सीबीएसई का नया बदलाव एक सिलेबस चेंज नहीं है, ये एक सोच, माइंडसेट और कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग का नया आयाम और नया पड़ाव है। पहले जब हम पढ़ाते थे तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सबसे निचले पायदान पे बात करते थे, दैट इज रिमेम्बरिंग। अगर हमने किसी बच्चे को पढ़ाया तो हम पूछते थे बताओ कितना याद हुआ। आज हम पूछते हैं बच्चे से क्या समझा, बच्चा उसको कितना अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकता है, या फिर उससे भी इंपॉर्टेंट बच्चा उसके बेसिस पे क्या नया क्रिएट कर सकता है। आज पढ़ाई का मकसद बच्चे को इंफॉर्मेशन के साथ बिल्टअप करना नहीं है, पढ़ाई का मकसद है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, बच्चे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को बिल्ड करना। फ्यूचर में मार्क्स नहीं, माइंडसेट काम आता है। माइंडसेट का रियल लाइफ थिंकिंग में एप्लीकेशंस को सॉल्व करना, यही किसी भी पढ़ाई का मकसद होता है और यही सीबीएसई, एनईपी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन आज तैयार कर रहा है। सर, क्या सीबीएसई का नया बदलाव सिर्फ सिलेबस अपडेट है या माइंडसेट शिफ्ट है? दिस इज कंप्लीटली माइंडसेट शिफ्ट। सिलेबस इज ओनली मेयरली गिविंग यू द गाइडलाइंस कि इस एज के बच्चे को ये टॉपिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बिल्डअप हो जानी चाहिए। बट माइंडसेट शिफ्ट इस तरह से कि नाउ इट इज नॉट रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अब बच्चे को फॉर्मुलेज याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशंस याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी, योग्यता का बिल्डअप होना, स्किल एजुकेशन का समावेशित होना, उसको कॉन्फिडेंस बच्चे को प्रोवाइड करना कि व्हाटएवर आई हैव स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, उसको नए तरीके से सोच सकता हूं और समाज के लिए, देश के लिए मैं कुछ नए बदलाव अपनी एजुकेशन के थ्रू लेके आ सकता हूं। यानी फ्यूचर में मार्क्स नहीं, माइंडसेट काम आएगा और सीबीएसई का अब माइंडसेट बन रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है? पेरेंट्स और टीचर इसे कैसे समझे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल सिंपल है, ऐसी लर्निंग जो आपको कॉम्पिटेंट, दैट मीन्स योग्य बनाए। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करना, आपको अप्लाई करना और आपको ये फील होना कि आपके अंदर कोई एक स्किल सेट है। आप एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं तो ये आपका एक राइटिंग स्किल सेट हो सकता है। आप किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे से सोच के अच्छे क्वेश्चंस
और अच्छे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यू माइंडसेट। यही कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करना, बच्चे के अंदर कैरेक्टर, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, बच्चे के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बिल्डअप करना, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है जो रियल लाइफ में, चाहे वो बच्चा जॉब के लिए प्रिपेयर हो या फिर अपने खुद के बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसकी योग्यता उस बच्चे के अंदर डालना ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का बेस है। तो सर इसे हम कह सकते हैं कि थियोरटिकल ना होके पूरा ऑल ओवर हम प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल बनाना है हमें। इट इज ऑलवेज अ मिक्स्ड ऑफ थ्योरी थ्योरी, ओके, एंड प्रैक्टिकल एंड बियॉन्ड। ये 3 लेवल तक ही नहीं रहेगा, इनके बेसिस पे नया सिंथेसाइज, नया क्या क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो पहले से ही पढ़ा है, पहले से ही फाइंड आउट कर लिया गया है, अगर एजुकेशन का मतलब उसे ही दोबारा से रिमाइंड करना या फिर उसी को दोबारा से पढ़ना है, सो दैट शुड नॉट बी मेयरली एजुकेशन। उसके बेसिस पे नया बिल्टअप करना, सिंथेसाइज करना, क्रिएट करना, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, ये जरूरी है। इवेल्युएशन करना, क्या हम कर पाए हैं और कैसे इसी नॉलेज का यूज करते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इस लेवल के लिए प्रिपेयर होना ही कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग है, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी है और उसके बियॉन्ड भी जाती है। ओके, अब आंसर सही होना काफी नहीं, रीजनिंग भी सही होनी चाहिए। तो सर आगे बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर इतना फोकस क्यों है? देखो, आंसर तो गूगल भी दे सकता है, राइट। क्या गूगल सोच सकता है? ये सोचने की एबिलिटी इज क्रिटिकल थिंकिंग। रियल लाइफ सिचुएशन में आपके सामने जब कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो अपनी एजुकेशन का बेस यूज करते हुए आप कितना उस पॉइंट पे सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। मल्टीपल, देखिए सीबीएसई नए बदलाव लेके आ रहा है। पहले था कि ओनली वन आंसर वुड बी करेक्ट, नाउ मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट। ओके, पहले था कि सिर्फ बच्चों को पढ़ना जरूरी है, अब लॉजिक अप्लाई करना जरूरी है। प्रेशर हटा के पर्सपेक्टिव क्रिएट करना, यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जांपल है। जो बच्चा सोच सकता है, फ्यूचर वो ही लीड करेगा। राइट। कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई का इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। राइट। देखिए, पहले हम समझे कंप्यूटर क्लास 3 से इंट्रोड्यूस किया गया है सीटी एंड एआई, और ये क्लास 12 तक है, एंड देन इट गोज बियॉन्ड। कुछ टाइम पहले अगर आप देखेंगे तो नोबडी न्यू एआई। आज एआई इज द बिगेस्ट गेम चेंजर इन एनी और एवरी फील्ड। तो हमें समझना होगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप, लॉजिक बेस, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए आप कम समय में ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एआई का यूज होना बच्चे को क्विक रिस्पॉन्सिव बना देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एआई का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एआई का यूज करने वाला इंसान जॉब्स ज्यादा जल्दी लेगा और जॉब पे बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसे नहीं कि एआई इंसान की जॉब्स ले लेगा, लेकिन हाँ, एआई सीखा हुआ व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से जॉब करेगा और ज्यादा जल्दी जॉब पा पाए। सो दैट मीन्स ये हमको समझना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज द एरा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर एआई। और बच्चों को सिर्फ एआई यूज करना नहीं सिखाना है, एआई बनाना भी सिखाना है। तो यानी हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ओके। एआई इज ए फ्रेंड, बट रिस्पॉन्सिबल एआई यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। R1, R2, R3 लैंग्वेजेस, ये नया स्ट्रक्चर क्या बदलने वाला है? ये इंडिया की डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। इसको एक साथ बांधना और इसकी ग्रेविटी को फील करना के लिए R1, R2, R3 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 मतलब आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल लैंग्वेज में दक्ष हो, आप प्रोफिशिएंट हो, कि आप अपनी कोई भी बात अपनी नेशनल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से कह पाएं, सुन पाएं, समझ पाएं, ड्राफ्ट कर पाएं एंड अप्लाई कर पाएं। R2 अगेन आपको कनेक्ट देता है एक रीजनल लैंग्वेज का। जनरली अगर हम बात करें, R1 विल बी चूजन एज हिंदी इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। R2 आपको कनेक्ट करेगा रीजनल लैंग्वेज का, क्योंकि आजकल बच्चा जो बचपन से सीख रहा है, जो बचपन से सुनता आया है,
अगर उसी में पढ़ाया जाएगा तो he'll feel very comfortable. Right. तो इस कंफर्ट को करने के लिए R2 रीजनल लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. ये कोई भी हो सकती है. अगर हम बात करें यूपी में तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी यूज्ड संस्कृत, जो कि ऑलरेडी सबसे साइंटिफिक लैंग्वेजेस में से एक है वर्ल्ड की. R3 इज वन फॉरेन लैंग्वेज. दैट मीन्स हर बच्चे को 3 लैंग्वेज में दक्ष होना होगा. जी. R1 और R2 हैज टू बी इंडियन लैंग्वेजेस and R3 can be a foreign language which most probably will definitely remain English. तो अगर कोई भी बच्चा आज सीखना चाहता है तो उसको 2 नेशनल भाषाएं और एक फॉरेन भाषा जो कि इंग्लिश है. अगर हम बात करें यूपी या फिर आसपास के कुछ स्टेट तो ज्यादातर चांसेस हैं कि R1 विल बी हिंदी, R2 विल बी संस्कृत एंड R3 विल बी इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. तो लैंग्वेज बिल्कुल कि लैंग्वेज एक बर्डन नहीं बनेगी, ये आपकी प्रोफिशिएंसी को निर्धारित करेगी. ओके. यानी लैंग्वेज अब सब्जेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन पावर है. एग्जैक्टली. Right. वेरी वेल सेड. ओके. कौशल बोध, ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है? कौशल बोध एक साइलेंट रेवोल्यूशन है. देखिए, आई हैव बीन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट. तो वहां पे स्किल इज एवरीथिंग. राइट. करेक्ट. स्किल को ही कौशल कहा गया है. तो अब जब बच्चा बचपन से पढ़ रहा है और मार्क्स ला रहा है तो सब लोगों का माइंडसेट ये होता है कि पढ़ने का मतलब अच्छा स्कोर करना है. लेकिन उसको रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस, लाइफ स्किल्स, इन सब चीजों का बोध कराना, इन सब चीजों का ज्ञान देना, इसके प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करना ही कौशल बोध का है. तो लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड सेल्फ रिलायंस, दिस इज ऑल अबाउट कौशल बोध. ये वही गैप फिल करता है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पिछले कई सालों से मिस कर रही थी. डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल ही आपको सक्सेस दिलाएगी. सो ये स्किल इज कौशल बोध जो कि 6 to 8 सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और ये 2031 तक आने वाली क्लासेस में डिफरेंट फॉर्म में यूज होती रहेगी. मतलब कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम फोकस करें अगर स्किल पर. Skill has always been the most important part. Okay. If you are skilled in something, यस. you can become anything. अगर आपके पास एक बाल काटने की भी स्किल है, you can become जावेद हबीब. राइट. अगर आप एक गार्डनिंग में अच्छी से कटिंग कर सकते हैं, you can become an interior garden decorator or outdoor decorator. Skill is always important than education. एजुकेशन. राइट. Fine. But skill plus right education is a very, I must say कि बहुत ही ज्यादा ज्वलंत एक कॉम्बिनेशन बन जाता है. अगर आपके पास एजुकेशन भी है और उस एजुकेशन के साथ स्किल सेट भी है, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू. यू विल बिकम अ ट्रेंड सेटर एंड अ चेंज मेकर. यानी स्किल है तो हम इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं. बिल्कुल. ओके. ग्रेड 9 में एडवांस साइंस एंड मैथ्स, क्या ये प्रेशर बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं. देखिए, प्रेशर कब बढ़ता है? जब बच्चा मार्क्स के लिए पढ़े, जब बच्चा स्किल के लिए पढ़ेगा, जब बच्चा लर्न करने के पर्पज से पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है. ही फील्स मोर कॉन्फिडेंट, ही फील्स मोर कैपेबल. जब हम बात करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस साइंस, तो एडवांस साइंस और एडवांस मैथमेटिक्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज. बेसिक सबके लिए कंपलसरी है. हम आपको बताते हैं 9th क्लास में इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एडवांस मैथमेटिक्स एंड एडवांस साइंस. 9th क्लास का कोई भी बच्चा बेसिक एक सिलेबस डिसाइड है जो पहले साइंस का था और जो पहले मैथ्स का था, वो डेफिनेटली अपना कर सकता है. स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स नाम की कोई भी चीज अब नहीं है. एक ही मैथमेटिक्स है जो सभी को पढ़ना होगा. लेकिन अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में ज्यादा स्किल रखता है और ज्यादा सीखना चाहता है तो एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए अलग से एक सिलेबस डिजाइन किया गया है और बच्चा 3 घंटे का एग्जाम देगा अपना जनरल वाला. अब आपके पास दैट मींस बच्चे के पास एक ऑप्शन है, अगर वो एडवांस मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाहता है तो फिर मेन एग्जाम 3 घंटे के एग्जाम के बाद, जो कि 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है, उसके बाद आप एक और थ्योरेटिकल एग्जाम देंगे जो कि 25 मार्क्स का होगा. ओके. और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, आपकी कॉम्पिटेंसी को चैलेंज करते हुए होंगे, आपकी लर्निंग को चैलेंज करते होंगे, आपकी स्कूल को चैलेंज करते होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देते हुए होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के होंगे. और उसमें 50% स्कोर और उससे ज्यादा स्कोर अगर कोई बच्चा करता है तो उसके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड और क्लियर्ड द एडवांस मैथमेटिक्स. और अगर वो बच्चा 50% स्कोर नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का रिजल्ट वही आएगा
बच्चे की परसेंटेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा ही एडवांस साइंस का है। एडवांस साइंस में भी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। अगर बच्चा नॉर्मल 80 मार्क्स का एक साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है और उसके बाद वो एडवांस चाहे तो दे सकता है, जो कि 25 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, इन्हीं सब पैरामीटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चैलेंज होगा। और अगर बच्चा उसको 50% से ज्यादा स्कोर करता है तो उसमें स्कोर क्लियर नहीं होगा, आपके रिजल्ट में स्कोर लिखा हुआ नहीं आएगा। व्हाट विल बी रिटन? कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड द एडवांस साइंस। तो बस मार्कशीट पे ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी अगर आपने एडवांस भी क्लियर किया है, और अगर नहीं क्लियर किया है तो मार्क्स आपके वही होंगे, परसेंटेज आपकी वही होगी और सिलेबस भी आपका वही होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट अब से पहले था। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो फ्यूचर इजी हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स को अर्ली एक्सपोजर देगा और बेसिकली हायर कॉन्सेप्ट्स से डर खत्म कर देगा। यानी इट मींस कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द चॉइस। यस, बच्चे का बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई कंपल्सिव नहीं है, तो देयर इज नो प्रेशर अबाउट इट। वोकेशनल एजुकेशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? वोकेशनल एजुकेशन मींस, देखिए क्लास 6 से एनईपी और एनसीएफ कहती है कि नाउ यू कैन गो एंड हैव इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इन 6th क्लास, राइट फ्रॉम ग्रेड 6। अब से पहले अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर किसी को लेना होता था तो वो कई बार प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के थ्रू ही मिलता था। आपने बीटेक किया, आपने बीबीए किया, आपने बीसीए किया, आपने कोई अदर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की, उसके भी सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में जाके आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती थी, जहां पे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करते थे। एनईपी आपको, एनसीएफ आपको, सीबीएसई आपको ये एक्सपोजर क्लास 6 ऑनवर्ड्स दे रहा है और यही वोकेशनल ट्रेनिंग है। इंडिया अब जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहता है। राइट। अप्रैल सीबीएसई एजुकेशन प्लान 2031 तक रोड मैप कितना इंपैक्टफुल है? ये देखिए कि ये शॉर्ट टर्म चेंज नहीं, ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। लॉन्ग टर्म 2021 तक फोकस एरिया पहले से डिसाइडेड है। फर्स्ट, इट शुड बी ए स्किल बेस्ड लर्निंग। सेकंड, digital integration should be there. Third, flexible curriculum that will be displayed and holistic development. 2031 तक सीबीएसई अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहां हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ से ग्रो करे। तो पूरा का पूरा रोड मैप क्लियर है। क्लास 6 में आज हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लास 3 में आज हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 7th में, 8th में, 9th में आते आते आपके पास R3 आ जाएगी। आज भी 9th और 10th में R3 नहीं है, 6 से हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। आने वाली क्लास में 7th आ जाएगा, देन 8th, देन 9th लेते हैं। तो 2031 तक का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे आपके पास कारण होंगे स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का और उसके बेस में ही अपनी एजुकेशन को स्किल सेट और करियर में कन्वर्ट करने का। यानी हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ से ग्रो करेगा। एग्जैक्टली। पेरेंट्स और स्कूल को अब क्या चेंज करना होगा? सबसे बड़ा चेंज माइंडसेट, राइट। स्कूल को, बच्चे को, पेरेंट्स को और हर एक व्यक्ति जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, मार्क्स से ज्यादा लर्निंग पर फोकस करना है। क्लासरूम टीचिंग की बात करें तो लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे बेटर क्रिएट करने हैं। टीचर्स की बात करें तो इंस्ट्रक्टर नहीं बनना, मेंटोर बन रहा है। तो एजुकेशन कंपटीशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। यही है हमारा जो एजुकेशन के अंदर नए बदलाव को परिलक्षित करेगा बच्चे के समग्र विकास से। होलिस्टिक एजुकेशन, दैट मीन्स अ चाइल्ड और अ लर्नर इज इक्विप्ड विद all kind of competency, whether physical, mental, emotional, spiritual, decision making, critical thinking, experiential learning, leadership skills, officer like qualities, proficiency, hands on experience, more practical involvement, vocational training, and now we can count more and more. ये सब एजुकेशन के नए बदलाव को परिलक्षित करता है। सर, एक लाइन में फ्यूचर एजुकेशन डिफाइन करें। फ्यूचर एजुकेशन, दैट मीन्स योर चाइल्ड शुड बी कैपेबल, कॉन्फिडेंट एंड अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। फ्यूचर एजुकेशन यही है जो बच्चे के अंदर
ये तीन चीजें बिल्डअप build up करें। करें। वन शुड बी कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट, वन शुड बी कॉन्शियस, वन शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेते हुए बच्चा अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की और इस दुनिया की काया पलट कर दे। दैट इज फ्यूचर एजुकेशन। फ्यूचर। आज की बातचीत ने साफ कर दिया है, एजुकेशन बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। अगर हम इस बदलाव को समझ गए तो हम सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं, पूरे नेशन का फ्यूचर बदल देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। मुझे लगता है जो भी लोग अब डर रहे थे कि सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है और मेहनत करनी पड़ेगी, आपने बता दिया एडवांस साइंस मैथ्स क्या कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर द कंफ्यूजन बिल्डअप करने के लिए और पूरा क्लैरिफिकेशन करने के लिए। एंड सो माइंडसेट में टॉपर नहीं, माइंडसेट अगर समझना है तो एजुकेशन को समझना स्टार्ट करना होगा। Okay. साथ ही साथ मैं आपके चैनल के थ्रू धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज ग्रेड 10th का रिजल्ट भी आउट हुआ है। Yes. तो मैं चाहूंगा कि जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, मार्क्स के पीछे मत पड़िए, स्किल और कॉम्पिटेंसी और एजुकेशन को समझना स्टार्ट करिए। टॉपर बनने के पीछे मत पड़िए, चाहे आपने अच्छा स्कोर किया है या कम अच्छा स्कोर किया है। दोनों ही केसेस में आपको कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। आप हमेशा जो किया है उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपको बेहतर की तलाश करनी है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है एंड कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ एंड आपके सारे सपने पूरे होंगे। तथास्तु, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। इसी तरह की इम्पैक्टफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तथास्तु, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स।